उत्तरी कैरोलिना के जंगलों के बीच में एक कैबिन में दो लोग रहते हैं। एक महिला जिसका नाम निडिया है और उसका अंधा बेटा सोलोमन। पिता, जो एक शिकारी है, के पास केवल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बची है जिसमें वह लड़के को समझाता है कि उन्हें इस जगह पर इस उम्मीद में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन उम्मीद बेकार थी। निडिया की हालत और खराब हो गई। उस दिन माँ अपने बेटे को जाल की जांच करने के लिए बुलाती घर से निकलने से पहले। लड़का आदतन अपनी बेल्ट पर रस्सी बांधता है जिसका दूसरा सिरा पोर्ट से जुड़ा होता है। यह उपाय इसलिए जरूरी है ताकि बच्चा हमेशा अपने घर का रास्ता खोज सके और माँ को पता हो कि अगर कुछ होता है तो उसे किस दिशा में देखना है। महिला सोलोमन को सिखाती है कि जानवरों के लिए जाल कैसे बिछाए और कैसे ढूंढे, और वह कितनी जल्दी सीख जाता है। बाद में वह उसे दिखाती है कि जानवरों की खाल को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे ठीक से निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जा सकता है। एक दिन जिज्ञासु लड़का एक कीट को पकड़ता है और उसे एक जार में फंसा देता है, लेकिन जब वह देखता है कि भृंग अब कोई आवाज नहीं करता है तो वह दुखी हो जाता है। माँ समझाती है कि जीवित प्राणी इस तरह जीवित नहीं रह सकते, उन्हें हवा, भोजन और पानी की जरूरत होती है। एक दिन महिला ने सुझाव दिया कि बच्चा अपने दिवंगत पिता का जन्मदिन मनाने के लिए मछली पकड़ने जाए, जिसे ये गतिविधि बहुत पसंद थी और वह हमेशा सोलोमन को अपने साथ ले जाता था। बाद में वह एक केक बनाने की योजना बनाती है जो लड़के को उत्साहित करता है। दोनों नदी की ओर बढ़ते हैं। अचानक सोलोमन ने देखा कि सभी जानवर और पक्षी गायब हो गए हैं और उनके चारों ओर एक गूंजती हुई खामोशी छा गई है। महिला, जिसने भी ये देखा, मजाक में कहती है कि वे लड़के से डर गए थे और नदी में मछलियों को चेतावनी दी थी। लड़का शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा में अप्रिय भावना बनी रहती है। किनारे पर बैठे हुए वह अचानक मृत्यु के बारे में सवाल पूछता है। निडिया हैरान है, लेकिन समझाती है कि मृत्यु बस अस्तित्व का एक परिवर्तन है, जैसे कि एक क्रिसलिस तितली में बदल जाता है। जीवन जारी है, लेकिन एक अलग रूप में। लेकिन सोलोमन को इसमें दिलचस्पी क्यों है? आखिरकार वह युवा है, ऊर्जा से भरा है और लंबे समय तक जीवित रहेगा। मछली पकड़ने की छड़ के साथ किनारे पर बैठने और काटने के बाद महिला ने सुझाव दिया कि लड़का कुछ कीड़े खो दे। वह खुशी से सहमत हो जाता है और जंगल में गहराई तक चला जाता है। लड़के को एक सड़े हुए पेड़ के पास कुछ कीड़े मिलते हैं और उसे पत्तियों के नीचे एक लोहे की जंजीर महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वह यह पता लगाने के लिए उसे खींचने की कोशिश करता है कि यह कहाँ जाती है, माँ आ जाती है। उसे जंगल में कुछ संदिग्ध महसूस होता है। वह कीड़े खोजने के लिए अपने बेटे की प्रशंसा करती है, लेकिन सुझाव देती है कि वे दिन के लिए मछली पकड़ना बंद कर दें। दोनों घर लौटते हैं, जहां माँ घर के काम, बगीचे और बकरी की देखभाल करती है जो उन्हें दूध देती है। सोलोमन जड़ वाली सब्जियां खोदने में मदद करता है। माँ अपने बेटे की मदद के लिए उसकी प्रशंसा करती है, ये छिपाते हुए कि वह और भी बुरा महसूस कर रही है। शाम को वह वादा किया हुआ केक बनाती है और अपने बेटों को पारंपरिक गीत गाने का सुझाव देती है, लेकिन लड़के को यह पसंद नहीं आता। फिर निडिया उसे अपने सामने केक पर लगी मोमबत्ती बुझाने की पेशकश करती है और सोलोमन अनुरोध पूरा करता है, लेकिन वह अपनी इच्छा साझा करने से इनकार कर देता है, ये मानते हुए कि अगर वह ऐसा करता है तो यह पूरी नहीं होगी। रात में माँ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है जिसे उसने और लड़के के पिता ने छोटे सोलोमन के लिए बनाया था। वे एक छोटी बकरी के बारे में एक कहानी सुनाते हैं जो एक बार जंगल में भाग गई थी, जहां एक भयानक राक्षस रहता था। माता पिता अपनी छोटी बकरी से बहुत प्यार करते थे और दुखी थे, लेकिन राक्षस को देखकर बकरी भागने में कामयाब हो गई और घर लौट आई, जिससे उसकी माँ और पिता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसे गले लगाया और उसने वादा किया कि वह फिर कभी अंधेरे जंगल में नहीं लौटेगा। कहानी को फिर से सुनने के बाद सोलोमन फिर से मृत्यु का सवाल उठाता है। चूंकि वह अपनी माँ की पिछली व्याख्या को नहीं समझ पाया था, इसलिए निडिया उसे विश्वास के बारे में बताती है। हालांकि लड़का मुश्किल से समझ पाता है और घोषणा करता है कि वह अपनी माँ पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन माँ गायब हो जाती है। लड़के को केवल अपनी आवाज की एक रिकॉर्डिंग छोड़ जाती है, जिसमें वह अपने बेटे को अलविदा कहती है और उसे अपने जीवन के 3 मुख्य नियमों की याद दिलाती है। उसे जंगल से मिलने वाली हर चीज को हमेशा जंगल के साथ बांटना चाहिए, आधा अपने लिए और आधा जंगल के लिए। दूसरा नियम, जब वह निराश हो और हार मानने को तैयार हो तो उसे उनका गाना गाना चाहिए। और तीसरा नियम, उसे कभी भी रस्सी नहीं छोड़नी चाहिए। समय बीता जाता है, सोलोमन किशोर हो जाता है। वह अकेले जीवन, शिकार, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और जाल की जांच करना पूरी तरह से अपना लेता है। जब वह विशेष रूप से दुखी होता है तो वह अपने प्रियजनों की आवाजों के साथ टेप सुनता है। एक दिन घर के पास खाना खाते समय लड़के को झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अपनी प्लेट नीचे रखकर वह जंगल में भागता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। हालांकि उसे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सोने से पहले वह अपनी माँ की आवाज की रिकॉर्डिंग फिर से सुनता है। हालांकि वह सो नहीं पाता। लड़का उठता है और घर से निकल जाता है। फिर उसे अपनी बकरी की करुण मिमियाहट सुनाई देती है और वह आवाज की ओर दौड़ता है जब तक कि रस्सी अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाती। रस्सियों के बिल्कुल किनारे पर वह घास में बकरी के शरीर को महसूस करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी समय कोई अज्ञात चीज जानवर को पकड़ लेती है और उसे जंगल की गहराई में खींच ले जाती है। अपने हाथों को महसूस करते हुए लड़के को एहसास होता है कि वे खून से लथपथ हैं और उसे पोंछने की कोशिश करता है। सुबह होती है। सोलोमन डर जाता है, लेकिन अपनी स्थापित दिनचर्या के अनुसार जीना जारी रखता है। लेकिन एक दिन अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लड़का उस दिशा में भागता है और एक मृत हिरण को देखता है, लेकिन फिर एक आदमी पेड़ों से निकलता है और दावा करता है कि यह उसका शिकार है।
भयभीत होकर सोलोमन अपना चाकू लहराना शुरू कर देता है और अजनबी को अपनी राइफल के बट से उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लड़का अपने घर के पास होश में आता है। सामने बैठा शिकारी उसके घाव की देखभाल करता है, नुकसान के लिए माफी मांगता है। उसने चाकू पर नाम पढ़ा लुकास और मान लिया कि यह लड़के का नाम है, लेकिन लड़का स्वीकार करता है कि यह उसके पिता का नाम था जो अब चला गया है। शिकारी ने फिर से माफी मांगी, कहा कि उसका उसे डराने का इरादा नहीं था और रस्सी को देखते हुए वह उसे वापस घर ले गया। हैंक उस आदमी का नाम युवक से पूछता है कि वह अकेला क्यों रहता है और उसके माता पिता कहाँ हैं। लड़का बहुत छोटा दिखता है, लेकिन सोलोमन जवाब नहीं देता। दिन पहले ही खत्म हो रहा है, इसलिए शिकारी घर में रात बिताने की अनुमति मांगता है। बदले में वह कुछ दर्द निवारक दवाइयां देता है। जब लड़का मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि गोलियां क्या होती हैं, तो हैंक हिरन से गर्म भोजन पकाने का वादा करता है और सोलोमन सहमत हो जाता है। हैंक घर को अंदर से जांचता है और पाता है कि युवक ने कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ा है और इसलिए उसे बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं है। इस बीच लड़का अपनी मां का आखिरी संदेश सुनता है। अपने कमरे के कोने में दुबका हुआ एक अजनबी की उपस्थिति में असहज महसूस करते हुए हैंक को घर पर बनी किताबें मिलती हैं जो सोलोमन की हैं। मां ने उसके लिए जो बनाया था उसे देखकर उसे लड़के पर तरस आता है। वह दयालु और उदारता से पेश आता है और अपने द्वारा बनाया गया सूप उस लड़के को देता है। वह फिर से लड़के की मदद करने की पेशकश करता है और कहता है कि वह उसे लोगों से मिलवा सकता है और उसे बड़ी दुनिया में बसने में मदद कर सकता है, लेकिन सोलोमन मना कर देता है, जिसका श्रेय हैंक अपने घर के प्रति अपने गहरे प्यार को देता है और इस बात पर दुखी होता है कि उसके पास खुद कोई घर नहीं है। वह फिर से माता पिता के बारे में पूछता है और कहता है कि लड़का फोटो में दिख रही महिला जैसा दिखता है, शायद वह उसकी मां है। रात के खाने के बाद वे बिस्तर पर चले जाते हैं। हालांकि सोलोमन अपना चाकू नहीं छोड़ता, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हैंक कोई खतरा नहीं है, वह आखिरकार लेट जाता है। हालांकि आधी रात को दोनों एक अज्ञात जानवर की दहाड़ जैसी तेज और डरावनी आवाज से जाग जाते हैं। टॉर्च और राइफल से लैस हैंक ये देखने के लिए बाहर जाता है कि क्या हो रहा है। घर के आसपास शांति है और वह आदमी जंगल में चला जाता है। जल्द ही उसे एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वहां कोई जानवर मरा है। पेड़ पर ही खून के निशान है और छाल उखड़ी हुई है। रुककर हैंक अपने दूरबीन से उस क्षेत्र का निरीक्षण करता है और झाड़ियों में कुछ संदिग्ध चीज देखता है। वह गोली चलाता है, लेकिन वह पुरानी पेड़ के पीछे से एक भयानक दहाड़ के साथ छलांग लगाता है और उस पर हमला करता है। उसे एहसास होता है कि वह चूक गया है। शिकारी भागता है, घर पहुंचता है तो वह सोलोमन को किसी तरह की मदहोशी में देखता है। लड़का बस इधर उधर झूलता रहता है, अपने आप में एक धुन गुनगुनाता रहता है और आदमी के सवालों का जवाब नहीं देता। कोई जवाब न मिलने पर हैंक उसे अकेला छोड़ देता है। आखिरकार उसे लगता है कि उसने जानवर को डरा दिया है और अब वे सुरक्षित हैं। आदमी लड़के को जंगल से बाहर निकालने का वादा करता है ताकि वह किसी राक्षस से डरे बिना सामान्य जीवन जी सके। सुबह में हैंक सोलोमन को शेड में पाता है। वह इसे ठीक करने की पेशकश करता है क्योंकि चेन को छोड़कर सभी आवश्यक सामग्री वहां मौजूद है। सोलोमन को याद आता है कि बचपन में उसे जंगल में एक जंजीर मिली थी और वह हैंक को उस जगह पर ले जाता है। वह आदमी इस बात पर हैरान होता है कि लड़का रस्सी का इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ता है। लड़का समझाता है कि यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। जल्द ही उन्हें वह जगह मिल जाती है। हैंक जंजीर को देखकर उसे पकड़ लेता है और खींचने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह किसी चीज से बंधी हुई है। वह उसका पीछा करता है और किसी तरह का बिल पाता है। पास में धातु की कैंची पड़ी है, जिसे देखकर हैंक हैरान रह जाता है। हालांकि वह चेन का एक टुकड़ा काटता है और उसे लेकर घर लौटता है। जब आदमी मरम्मत का काम करता है तो सोलोमन हिरन के मांस का एक टुकड़ा मांगता है और अनुमति मिलने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक देता है। शिकारी को आश्चर्य होता है जब लड़का समझाता है कि यह एक नियम है, जंगल से लाई गई हर चीज को उसके साथ साझा करना चाहिए, जैसा कि उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। शिकारी का मानना है कि यह प्रथा उस जानवर की उपस्थिति की व्याख्या करती है जिसे उन्होंने रात में सुना था। वह सुझाव देता है कि वे लड़के की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राक्षस के लिए जाल बिछाएं। वह रस्सी को भी बढ़ाता है जिससे युवक को नए क्षेत्रों का पता लगाने की क्षमता मिलती है। जल्द ही वे दोनों उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां हैंक ने अज्ञात जानवर को देखा था। पेड़ों के बीच सावधानी से चलते हुए वे पहले से चिह्नित क्षेत्र के किनारे पहुंचते हैं। अचानक कुछ अज्ञात रस्सी को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। भयभीत शिकारी सोलोमन लड़के का पीछा करता है और परित्यक्त सोलोमन को पकड़कर तुरंत उसे वापस ले जाता है। हैंक युवक को शांत करने की कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि जानवर घर में प्रवेश नहीं करेगा और वे निश्चित रूप से उसे अपने द्वारा बिछाए गए जाल में पकड़ लेंगे। उसे अपनी मां की डायरी भी मिली और उसने सोलोमन को इसे पढ़ने की पेशकश की। लड़का ध्यान से सुनता है। एक विचारशील मुस्कान दिखाई देती है क्योंकि वह अपने लिए निर्देशित प्रेम और कोमलता से भरी पंक्तियों को सुनता है। लेकिन अचानक हैंक ने कुछ भयानक पढ़ते हुए बीच वाक्य पढ़ना बंद कर दिया। लड़के को डराना नहीं चाहता। वह उसे आश्वस्त करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें सो जाना चाहिए। हमेशा की तरह सोलोमन सोने से पहले अपनी मां की रिकॉर्डिंग सुनता है और फिर सो जाता है। इस बीच हैंक ये सुनिश्चित करते हुए कि लड़का सो गया है, घर से निकल जाता है और उस जगह की ओर जाता है जहां उन्हें चेन मिली थी। वह बिल के पास जाता है। उसके सामने कुतर दी गई हड्डियों का ढेर देखता है और महसूस करता है कि यह जानवर की मांद है। इस बीच सोलोमन जाग जाता है और अपने नए दोस्त की तलाश शुरू कर देता है और हैंक अपनी राइफल के साथ बिल के पास पहुंचता है और अचानक सोलोमन के घर में मौजूद नोटबुक के समान एक नोटबुक देखता है, लेकिन इस पर साधारण डूडल लिखे हुए हैं। ये तय करते हुए कि इस खोज का कोई मूल्य नहीं है, आदमी इसे वापस रख देता है।
इस बीच ये महसूस करते हुए कि हैंक आसपास नहीं है, सोलोमन पोर्च पर बैठता है और टेप रिकॉर्डर चालू करता है। अपनी माँ की आवाज सुनता है, लेकिन उसी समय उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। रस्सी ढूंढते हुए सोलोमन जंगल में भागता है, जहां वह अचानक हैंक के बैग पर ठोकर खाता है और महसूस करता है कि वह आदमी कहीं आसपास ही है। उस पल रस्सी की लंबाई समाप्त हो जाती है। अपने जीवन में पहली बार सोलोमन नियम तोड़ता है और अपने दोस्त को खोजने के लिए उसे उतार देता है। वह रेंगता हुआ इधर उधर जाता है और हैंक का बेजान शरीर पाता है। जब सोलोमन अपने सामने किसी के खड़े होने की आवाज सुनाई देती है तो वह अपने नुकसान पर शोक मनाता है। भयानक अस्त व्यस्त प्राणी सोलोमन की मां निकलती है। अमानवीय आवाजें निकालते हुए वह उस पर हमला करती है, लेकिन जंजीर उसे रोक देती है ताकि उसका डर दूर हो जाए। सोलोमन बचपन की धुन गुनगुनाने लगता है। इससे महिला रुक जाती है और जब वह साथ में गुनगुनाने लगती है तो लड़का उसे पहचान लेता है। वह सावधानी से उसके पास जाता है और जब वह उस पर झपटती है तो वह खुद को चाकू से घायल कर लेती है और मर जाती है। उसकी आंखें अजीब सी खड़ी पुतलियों वाली स्थिर हो जाती हैं। युवक भारी खांसी के साथ एक पेड़ के सहारे झुक जाता है, अपने साथ हुई हर घटना से उबरने की कोशिश करता है। अचानक उसे कौवे की काम काम सुनाई देती है और वह आसमान की ओर देखता है और फिर उसकी दूधिया आंखों में खड़ी पुतलियां दिखाई देती हैं, जिसका अर्थ है कि उसकी दृष्टि के साथ साथ उसे अपनी मां की बीमारी भी विरासत में मिली है और वह जंगल का नया जानवर बन गया है। एक निराशाजनक रूप से नीरस फिल्म जो निराशा, ठंड और अपरिहार्य निरर्थकता की भावना को दर्शाती है, लेकिन रस्सी वाला रूपक बहुत सटीक है। एक व्यक्ति को कभी भी अपने घर से अपना संबंध नहीं खोना चाहिए।